ये जो क्वेश्चन आया ना कि अगर मल्टीपल इमेजेस अपलोड हुए हो आपके आर्टिकल के अंदर और आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। लेट्स सपोज आपको ऑप्टिमाइजेशन का नहीं था पता, आपने इमेजेस जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज किए हुए जो कि जो है तकरीबन 50 इमेजेस हैं। तो अगर आप उनको वन बाई वन करेंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा प्लगइन जो है ना यूज़ होते हैं। उनमें से एक प्लगइन का नाम मैं आपको भेज देता हूँ, उसको कहते हैं, यार मुझे उसकी एब्रीविएशन नहीं याद आ रही है अभी, लेकिन कहते हैं E, EWWW, इसके नाम का एक प्लगइन है, वो यूज़ कर लें। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं यार, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के आप लिखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्लगइन मिल जाएंगे। बाकी यूट्यूब से हेल्प ले लें, गूगल पे देख लें, जो प्लगइन जिसके ज़्यादा अच्छे हों वो आप यूज़ कर लें। ये बल्क में कर देते हैं आपको ऑप्टिमाइज, ठीक है। गूगल से इमेजेस क्यों यूज करनी है आपने, यासीन भाई, इतना इजी क्यों ले रहे हैं? और जब आपके पास पिक्सबेक के ऊपर फ्री इमेजेस अवेलेबल हो जाते हैं तो वहां से उठा लें। थोड़ी सी मेहनत कर लें अगर आप, तो वो इमेजेस जो है आप वहां से कैनवा से बना लें। कैनवा के अंदर आप ये स्किन केयर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा इमेजेस आपको मिल जाएंगे, वहां से उठा लें आप इमेजेस, ठीक है। नाइला, PNG इमेज फॉर्मेट यूज नहीं करना वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आप ये जो है ना क्वालिटी लॉस किए बगैर आप यार ये भी यूज कर सकते हैं ना। मैं आपको एक यहाँ पे कुछ वेबसाइट के नाम लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज एक है टाइनी PNG। इसके अंदर आपने इमेज का जो मतलब आपके पास ये इमेज को ना PNG टू वर्ड वेब पीवी कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि अगर आप इसके अंदर PNG इमेज आपने एंटर की है, लेट्स सपोज, और उसका साइज है 2 MB, तो ये उसके साइज को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, कम कर देगा अंडर, चलो लेट्स सपोज कर लो, इसको कर लो आप 700 KB, ठीक है, इसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर अगेन अगेन 700 KB वाली इमेज को आप डालें उसके अंदर, तो इसको आप मजीद जो है ना वो कर लें, कंप्रेस कर लें। ये क्वालिटी जो है ना वो ज़्यादा डिक्रीज नहीं करता आपके कंटेंट के अंदर, आपकी इमेज के अंदर। तो इसको ये मजीद कर देगा तकरीबन जो है ना 200 तक, या हो सकता है इसको कर दे 150 KB। तो फिर इस इमेज जो आपके पास आएगी इसको आप कन्वर्ट कर लें वेब पी के अंदर, वेब पी फॉर्मेट बाय यूजिंग PNG और क्लाउड, ये वाली वेबसाइट यूज कर लें, क्लाउड कन्वर्ट वाली कर लें, tinypng.com यूज कर लें, इनमें से कोई भी कर लें, हो जाता है। खैर, ऊपर आते हैं। इमेज जो आपके सिस्टम में होगा उसके नाम में आपका कीवर्ड ऐड होना चाहिए, ठीक है। फिर इमेज का जो ऑल टेक्स्ट है उसके अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कंप्रेस इमेज को क्यों करेंगे वेबपी के अंदर? वेबपी क्या है कि ये फास्टर लोड होनी चाहिए आपकी इमेज। इमेज के अंदर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा अभी आपको, जो है ना वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इमेज के नाम के लिए आप कीवर्ड यूज कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, करेंगे आप। नहीं, ऐसे नहीं, मैं प्रॉपरली जब इसको अगले लेक्चर में करवाऊंगा ना तो प्रैक्टिकली करवाऊंगा, पहले आप बेसिक तो समझे ना। इसीलिए तो मुझे, नहीं तो मैं एक लेक्चर ही कंडक्ट कर लेता इसका। दो करने की रीजन भी यही थी कि आप लोगों को जो है ना प्रॉपर तरीके से मैं समझा सकूं। हाँ सर, कंप्यूटर की इमेज को थोड़ा एडिट करके यूज कर सकते हैं। क्यों एडिट करके यूज करना है यार आपने कंप्यूटर की इमेजेस को? आप अपने इमेज बनाएं, अच्छे से इमेज बनाएं। दूसरा क्वेश्चन है सर ऑल टेक्स्ट क्या है? देखो, ऑल टेक्स्ट समझ लो पहले। ऑल टेक्स्ट का फुल जो फॉर्म होता है ना वो होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक है। जो इमेजेस के लिए दिया जाता है एक HTML एट्रीब्यूट होता है जो कि इमेज को लोड ना होने की सिचुएशन में उसकी डिस्क्रिप्शन को शो कर देता है,
ठीक है। और दूसरी बात ये होता है कि आल्ट टेक्स्ट जो होता है ना, ये सर्च इंजन को बताता है कि यार इस इमेज के अंदर क्या चीज है। ठीक है। सर्च इंजन के लिए हम समझाने के लिए यूज करते हैं कि यार ये जो इमेज हमने बनाया है ना, इस इमेज के अंदर क्या चीज है, हम किस चीज के बारे में ये इमेज बना रहे हैं, किस चीज का जिक्र कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए आप उसके अंदर ऑल टेक्स्ट यूज करते हैं। ई कॉमर्स साइट के लिए जो, खैर यार ये क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। आगे जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। इंटरलिंकिंग क्या होता है? ठीक है, देखो, इंटरलिंकिंग का बहुत अच्छा रोल होता है आपके जो है ना ऑन पेज एसईओ के अंदर। सिमेंटिक एसईओ में भी ये काम आता है, अच्छा खासा काम आता है, और इसके अंदर भी काम आता है आपका। ठीक है। इंटरलिंकिंग का मतलब है कि अपने आर्टिकल को अपनी वेबसाइट के दूसरे पेजेस के साथ इंटरलिंक करना। लेट्स सपोज आपका एक आर्टिकल है जो कि आपने लिखा है स्किन केयर के रिलेटेड। ठीक है, स्किन केयर रूटीन के रिलेटेड आपने एक आर्टिकल लिखा है। ठीक है, उसको आपने अपने आर्टिकल के अंदर एक वर्ड यूज किया है, डाई फेस मास्क। ये लिखा है। जब ये वाला जो है ना कि वर्ड आप अपने आर्टिकल के अंदर लिखेंगे, इसके जो है ना बिहाफ के ऊपर आपने पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया होगा। इस आर्टिकल का लिंक उठा के इस वर्ड के अंदर लगा के इसको इसी के अंदर ही इंटरलिंक कर देंगे। एक आर्टिकल के अंदर दूसरे आर्टिकल को इंटरलिंक करना होता है आपने। ये आपका होता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग से यूजर की इंगेजमेंट इंक्रीज होती है। एंकर टेक्स्ट में रेलिवेंट कीवर्ड यूज करें। ठीक है। एंकर टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर इस आर्टिकल के अंदर आप जो है ना अपने दूसरा जो कीवर्ड जिसको आपने, सॉरी, दूसरा आर्टिकल जिसको आपने इंटरलिंक करना है, उसके अंदर एंकर टेक्स्ट सिमिलर रेलिवेंट कीवर्ड को यूज करें ताकि वो भी समहाउ रैंकिंग में आए और हेल्प आउट हो सके। और दूसरा यूजर को भी पता चल जाए कि ये इस कीवर्ड के अंदर क्या बात की जा रही है। एंकर टेक्स्ट पता है किसी को क्या होता है? एंकर टेक्स्ट का पता है क्या होता है? जी, एंकर टेक्स्ट होता है कि देखो, ये आपका है आर्टिकल, ये आपका एक वर्ड है। ठीक है, इसके अंदर आपने एक लिंक लगा दिया है। मैं जैसा कि एक एग्जांपल ले देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज यार ये मैंने लगा दी, ये आपका लिंक लग गया है। ये उसका ऊपर वाला जो है ना ये एंकर टेक्स्ट है। ठीक है, इस लिंक के ऊपर जो टेक्स्ट ऊपर शो हो रहा है, जिस जिस टेक्स्ट के अंदर ये डोमेन लगी हुई है, जो लिंक लगा हुआ है आर्टिकल का, ये आपका एंकर टेक्स्ट है। ये वाला एंकर टेक्स्ट है। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज होती है। ठीक है, ये आपका इंटरलिंकिंग होगा। आपने हर कोई भी आर्टिकल जो आपका है ना वो ऑर्फन नहीं होना चाहिए। ऑर्फन मतलब कि मतलब एक आर्टिकल आपने लिखा है, वो आर्टिकल कहीं भी इंटरलिंक नहीं कर रहा, ये वाली हरकत नहीं करनी। ठीक है, आपका हर आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से कनेक्टेड होना चाहिए, और जबरदस्ती भी कीवर्ड उसमें नहीं घुसा देने। एक नेचुरल तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसको यूज करना है, इंटरलिंकिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। यार विकीपीडिया पे देखा है आपने कैसे उन्होंने अच्छी किस्म की इंटरलिंकिंग की होती है? जब आप एक आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, एक वर्ड से आप दूसरे आर्टिकल पे जा रहे होते हैं, एक जो है ना आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल पे कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और ये चीज जो है ना आपको इंटरलिंकिंग जो है ना आपको गूगल क्रॉलर को बड़ी हेल्प करती है। कि गूगल 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 लेट्स सपोज उसके क्रॉलर ने ना आपका ये वाला जो है ना आर्टिकल फाइंड किया है, इसके ऊपर है। जब वो इसको स्टडी करेगा ना तो उसको इस आर्टिकल का लिंक मिलेगा, वो यहाँ इसको खत्म करने के बाद इस पे चला जाएगा। जब इस पे जाएगा तो यहाँ से हो सकता है किसी और की आर्टिकल को इंटरलिंक किया होगा, वो वहां पे चला जाएगा। ऐसे वो घूमता रहेगा। ठीक है, इंडेक्स करता रहेगा आपके आर्टिकल्स को अपने अंदर। ठीक है। इंटरनल लिंकिंग से यूजर इंगेजमेंट इंक्रीज होती है। एंकर टैग्स में रेलिवेंट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, और यूज करें। ठीक है, ये होती है आपकी इंटरलिंकिंग, एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल को इंटरलिंक करना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जनाब स्कीमा। इस पे काफी जो है ना अब आपको तवज्जो देने की जरूरत है।
कि स्कीमा बेसिकली क्या होता है, कितने कुछ लोगों को पता है स्कीमा के बारे में? जी जी, उसी आर्टिकल के अंदर ही लिंक देना होता है, अपने आर्टिकल के अंदर दूसरे वेबसाइट जो आर्टिकल से रिलेटेड हो उससे लिंक लगाना इंटरनल लिंक कहलाता है। सोच समझे, अपने आर्टिकल के अंदर अपनी दूसरी वेबसाइट जो कि उसी आर्टिकल से रिलेटेड हो, हाँ उसको दे दो। होने चाहिए, एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के रिलेटेड ही जा रहा हो, ठीक है, टॉपिक सिमिलर हो, मिलते जुलते हो। ऐसा ना हो ना कि आपने जो है दो वेबसाइट है आपके पास, उस इंटरनल लिंकिंग एक ही वेबसाइट की होती है, इंटरनल वेब अपनी वेबसाइट के अंदर वाले आर्टिकल्स की होती है। ठीक है, जो आप दूसरी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे वो एक्सटर्नल लिंक बनेगा आपका। इंटरनल लिंकिंग अपनी साइट के अंदर होती है, अपने ही आर्टिकल के ऊपर। यार एंकर टेक्स्ट और स्कीमा क्यों मार्कअप आप एक जगह एक ही प्लान के मुताबिक होने चाहिए? स्कीमा वो चीज़ है, इंटरलिंकिंग वो चीज़ है। स्कीमा बेसिकली होता है क्या? स्कीमा मार्कअप एक कोड होता है जो कि सर्च इंजन को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके कंटेंट के बारे में। स्कीमा मार्कअप जो है ना, ये मैंने लिख दिया, इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस मैंने लिखे हैं, डिटेल में लिखे हैं, इसको पढ़ लेना है लाजमी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि ये क्या चीज़ है, जब हम इसको आगे बना के यूज़ करेंगे ना वो मैं आपको सिखा दूंगा। एक कोड लैंग्वेज है आपकी वेबसाइट का कंटेंट को सर्च इंजन के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाता है। इसका पर्पस है कि सर्च इंजन को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो आपकी वेबसाइट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है। एक स्ट्रक्चर्ड डाटा हम गूगल को देंगे, सर्च इंजन को देंगे अपनी वेबसाइट के आर्टिकल के बारे में, कि भाई ये आर्टिकल है हमारा, इसमें क्या क्या चीज़ है। ये स्कीमा की शक्ल में स्ट्रक्चर्ड डाटा लो और इसको रैंक करो और समझो इसको। ठीक है, इसका मतलब है कि आप अपने कंटेंट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर अरेंज करते हो, गूगल या सर्च इंजन के लिए इजी हो जाता है इसको रीड करना। अगर नॉर्मल कंटेंट को आप एक प्लेन टेक्स्ट की तरह समझें तो स्कीमा मार्कअप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइड की तरह होता है जो कि सर्च इंजन को बता देता है कि भाई जान इस कंटेंट के अंदर क्या होता है। ठीक है, आपका कंटेंट किसी मतलब एक चीज के बारे में है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसके अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, यानी कि आपने एक कंटेंट लिखा है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स प्राइस हैं, रिव्यूज हैं, ऑथर, इवेंट डिटेल्स हैं, किस तरह का कंटेंट है, आर्टिकल है, एफएक्यूज हैं, रिव्यूज हैं, रेसिपीज हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो उसको जो है ना एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बताने के लिए उसको सर्च इंजन को उस आर्टिकल के बारे में हम स्कीमा मार्कअप यूज करते हैं उसके अंदर। हाँ जी, सेम चीज़ है। अच्छा जी, एग्जाम्पल इसकी मैंने ना एक ओपन करके पहले से ही रखी हुई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपका आपने आपने गूगल के ऊपर सर्च किया चॉकलेट केक रेसिपी, सर्च करें तो आप देखेंगे कुछ रिजल्ट में रेटिंग, टाइम टू कुक, इंग्रेडिएंट लिस्ट, ये वाली चीज़ें आएंगी, लेट्स समथिंग लाइक दैट। देखो, टाइटल आ रहा है, इसकी रेटिंग आ रही है, इसका टाइम आ रहा है, इसके अंदर कुछ जो है ना इंग्रेडिएंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अब जब एक बंदा जो है ना चॉकलेट केक रेसिपी को पढ़ने आया है, ठीक है, मुझे बताएं वो पूरी जाके पहले वेबसाइट ओपन करेगा, ये देखें कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होके आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन टॉपिक वो कवर कर रहा है वो भी आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, जो है रेटिंग भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है। ठीक है, आप सारी वेबसाइट उठा के देख लें, सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। ये यूज़र जो है ना उस वेबसाइट पे लैंड होने से पहले ही वो समझ गया है कि इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं यार। अब आया स्कीमा का मतलब समझ आपको, कि स्कीमा हमने क्यों यूज़ करना है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन स्कीम के थ्रू डिस्प्ले होती है, इसका फायदा ये होता है कि यूजर को क्विकली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ऐसे रिजल्ट पे क्लिक करने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब उसको एक प्रॉपर डिटेल में समझ आ गई है कि भाई मैंने क्या चीज़ सर्च की थी, मुझे क्या चीज़ पे काम करना है, क्या चीज़ पढ़नी है,
वो उसको चीजें जो है ना वो थोड़ी सी ना मतलब स्क्रीन के ऊपर चीजें पता चल गई हैं, वो गया स्ट्रक्चर डेटा उसको मिल गया, उसने जाकर उसको पढ़ लिया। गूगल ने इसको अरेंज किया हुआ है। क्यों अरेंज किया हुआ है? कि हमने स्कीमा के जरिए उसे प्रॉपरली बताया गया है कि इसके अंदर क्या है, इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। जनरली रिजनेबल वो होते हैं जो कि नॉर्मल साइज से ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं। ठीक है, रेटिंग आते हैं, रिव्यूज आते हैं, एफएक्यूज आते हैं, इवेंट्स आते हैं, रेसिपीज आती हैं, ये वाली चीजें। अब टाइप्स ही हैं स्कीमा की, डिफरेंट टाइप्स हैं। यानी कि आर्टिकल स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा, एफएक्यू स्कीमा बताया था ना उस दिन आपको, एफएक्यू को शो करवाने के लिए। ठीक है। रेसिपी स्कीमा, इवेंट स्कीमा, रिव्यू स्कीमा, लोकल बिजनेस स्कीमा, ये इनकी मैंने छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन भी आगे लिख दी है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये वो चीज़ें हैं। अगर आप एक रेसिपी की पोस्ट कर रहे हैं तो स्कीमा मार्कअप के जरिए आप गूगल को बता सकते हैं कि रेसिपी का नाम क्या है, कुकिंग टाइम क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। समझ में आई है बात? स्कीमा समझ में आया कि क्या चीज़ होती है? हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन आया है कि रिच स्निपेट और स्कीमा मार्कअप, स्कीमा मार्कअप में क्या डिफरेंस है? देखो, स्कीमा मार्कअप क्या क्यों यूज करते हैं हम? स्कीमा मार्कअप यूज करते हैं कि हम सर्च इंजन को एक जो है ना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कंटेंट के बारे में डिटेल प्रोवाइड करते हैं कि भाई हमारा जो कंटेंट है ये किस बारे में, इसमें किस किस चीज़ का जिक्र हुआ है और क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, रिव्यूज ऐड हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं, रेसिपीज ऐड हैं, कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को कुक करने में। ठीक है। रिजल्ट जो है ना, रिच स्निपेट रिजल्ट, ये क्या होते हैं? रिच स्निपेट रिजल्ट वो इनहेंस्ड सर्च इंजन रिजल्ट है जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस सर्प पर दिखाई देते हैं आपको। मैंने सर्प के ऊपर अभी आपको खोल के भी दिखाया। गूगल उस डेटा को जो है ना यूज करता है, जो कि हम स्कीमा के जरिए उसको प्रोवाइड करते हैं कि यार हमारे आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल लिखा है केक के ऊपर, इस केक को बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, इतना टाइम यूज हुआ है। आप जो इस रिजल्ट को ना गूगल क्या कहते हैं, वो जो है ना स्निपेट के जरिए आपको दिखाता है, जो कि नॉर्मल सर्च रिजल्ट से ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ऑब्वियसली सी बात है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि ज्यादा अट्रैक्टिवली कैसे दिखाता है वो, ऐसे दिखाता है। ये स्निपेट्स हैं, रिच स्निपेट्स हैं। ठीक है। सब में भी हो सकता है इंटरनल लिंकिंग के लिए हम शॉर्ट पैराग्राफ लिखें। या शॉर्ट पैराग्राफ आप इंटरनल लिंकिंग के लिए लिखेंगे, रेलिवेंट लिखे ना। आप अब जब अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं आपको पता होता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। एक वर्ड ऐड करना, या जैसे कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस की आप बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस के अगर आप आइज इंश्योरेंस को कवर कर रहे हैं तो आइज इंश्योरेंस को कवर करते करते साथ आप ना जो हेल्थ का जो है ना कोई और चीज़ लिख दें उसमें। यानी कि अगर आपने एक आर्टिकल हेल्थ उस पे आइज पे लिखा हुआ है तो आप उसके अंदर अगर कोई है ना हेयर ट्रांसप्लांट का लिखा हुआ है तो आइज के मैं जिक्र करते करते जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट उसके बारे में लाइन लिख दें, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर उसको इंटरलिंक कर दें वर्ड को वहां पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पे शो होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कोर वेब वाइटल्स के ऊपर। कोर वेब वाइटल को रैंकिंग फैक्टर बना दिया गया है। बेसिकली वेबसाइट की स्पीड, इंटरेक्टिविटी और विजुअल स्टेबिलिटी को मेजर करता है ये चीज़। ठीक है। लेट्स एक एग्जांपल दे, टिप्स मैंने कुछ लिखे हैं नीचे कि वेबसाइट का लोड टाइम जो है ना वो 2 सेकंड से कम होना चाहिए। ठीक है। आपकी वेबसाइट का जो लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है वो आपका फास्ट लोड होना चाहिए। वेबसाइट स्क्रॉलिंग के दौरान स्टेबल रहनी चाहिए आपकी वेबसाइट जो है। ये वाली जितनी भी चीज़ें ना, ये आप हम जब उसको पढ़ेंगे ना प्रैक्टिकली तो ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। लेकिन कोर वेब वाइटल जो है ना आपका एक मेजर रोल प्ले करेगा।
ऑब्वियसली सी बात है, जो वेबसाइट के इश्यूज होंगे वो हम आपको दिखा देगा वन बाय वन करके। ठीक है। ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल जो स्टेप्स लिख दिए हैं नीचे, इसको आप खुद पढ़ लेना है आपने। ठीक है। एक नीचे मैंने चेकलिस्ट भी ऐड कर दी, ये आप नोट्स पे जाके खुद इसको पढ़ लीजिएगा जो सीरियस बंदा होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो बता दीजिएगा मुझे।